Hello and welcome to the second episode of Jeevan Jyoti podcast. Today's topic is all about the preparation for the future careers and skill needed to success. I am Ananya Gupta. And I am Gauri Dubini. Joining us, our guest, Mr. Anbar Ranjan Sir, Vice Managing Director of our school. Thank you, student, for calling me for this podcast. And I'm glad that we all are here to express my experiences, my skills, and my knowledge. And I think that you will learn a lot today. So we can start our podcast. सर क्या हम आपकी एजुकेशन जर्नी के बारे में जान सकते हैं? वेल हाँ, एजुकेशन जर्नी ये आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। मैं इसी स्कूल का एक स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने यहाँ से क्लास 6 to 10 मैंने यहीं से पढ़ी है और बहुत अच्छा जर्नी रहा है। एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 11-12 फ्रॉम कानपुर एंड आफ्टर दैट आई परस्यू फॉर लॉ एंड आई हैव कंप्लीटेड माय लॉ फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। सो दैट्स हाउ I have just started my journey from Urei to a long way to Lucknow. Sir, what do you think about the current education system? Is it good or the older one? Scenario for the current education system and the education system that we have come from, we can discuss like कि एक बहुत vast change हुआ है। like जो हम लोगों के समय का एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो थ्योरिकल पार्ट था, प्रैक्टिकल पार्ट था, वो एक बैलेंस में रहता था। लाइक कि आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल देना ही देना है एंड 70% शुड बी द थ्योरिकल पार्ट। लेकिन आज के समय में एजुकेशन में ड्रास्टिक चेंज वी कैन से हो रहा है। लाइक बोर्ड्स आर फोकसिंग ऑन स्किल एजुकेशन, दैट दे वांट स्टूडेंट टू नॉट टू जस्ट हैव, कि बोलते हैं ना, रट्टू तोता ना बने, दे शुड अंडरस्टैंड द थिंग्स। और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस इस साल या अपकमिंग ईयर्स में स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक ये। तो कंपैरिजन करना कि उस समय अच्छा था कि इस समय अच्छा था इज़ जस्ट अ फेस ऑफ टाइम। उस समय जिस टाइप का एजुकेशन सिस्टम था उस समय उस टाइप का एजुकेशन रिक्वायर्ड था, इसीलिए उस समय जिस तरीके से पढ़ाया जाता था वो उस टाइम के लिए अच्छा था। लेकिन आज जिस तरीके से कोई भी एजुकेशन सिस्टम में या नॉलेज में एनहेंसमेंट चल रहा है, या जैसे हम लोगों ने स्किल के बारे में मैंने आपको बताया, तो जो स्किल के बारे में चल रहा है तो आज के समय में शायद इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसीलिए एजुकेशन सिस्टम ने इस टाइप में टर्न लिया कि वो अब नॉलेज बेस के साथ साथ स्किल भी बच्चों को प्रोवाइड करे। तो कंपैरिजन तो नहीं, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि जो इस समय का करंट सिनेरियो है वो इतना पावरफुल नहीं है जो पुराने समय पे था। तो ये कंपैरिजन में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि हाँ, अगर आप बोलें कि कौन सा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो अकॉर्डिंग टू मी कि पुराना वाला जो सिस्टम था, क्योंकि उसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते थे। दे हैव अ फियर ऑफ एग्जामिनेशन, दे हैव अ फियर ऑफ गेटिंग मार्क्स। आज की करंट की सिचुएशन में दे डोंट नो वेदर दे आर पास और नॉट, दे जस्ट गेट प्रमोटेड टू अनदर क्लासेस। सो ये एक जो मिस हुआ आफ्टर इन सब चीज़ों के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि व्हेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट क्लास और आप प्रमोट हो जाते हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट इज़ वर्किंग नाउ, क्लास 5 to 8 के बच्चों को आप प्रमोट नहीं कर सकते। अगर वो फेल है तो यू शुड फेल दैम एंड दस वो आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का नया इनिशिएटिव आया है और ये भी अच्छा चीज़ है कि बच्चों को बताया जाए इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड इम्पोर्टेंट ऑफ नॉलेज। स्किल्ड इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप सब चीज़ें सीख जाओ और आपको जॉब मिल जाए। नॉलेज भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि आप एक पास्ट एक्सपीरियंसेस से या कोई एक जैसे आपके जो ट्यूशन टीचर्स होंगे या फिर जो आपके क्लास टीचर्स होंगे, तो दे हैव स्टडीड अ ओल्ड वर्जन ऑफ द एजुकेशन का, जहाँ बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाते थे। इवन क्लियर भी कराया जाता था, साथ में एक वर्डन भी होता था
कि मुझे एग्जामिनेशन देना है, मुझे उसमें पास होना है, तो एक प्रेशर फील करना आज की जनरेशन को शायद नहीं होगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो हम लोग का जनरेशन रहा या जो उससे पहले वाला रहा, तो दे नो बेटर कि हाउ टू फेस अ प्रॉब्लम, हाउ टू फेस अ चैलेंज। आज करंट सिनेरियो में ये थोड़ा सा मुझे लैग बिहाइंड करता है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट ने इस चीज़ का लिया है और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि क्लास 5th ऑनवर्ड जो बच्चे अगर पास नहीं होंगे उनको फेल किया जाएगा और उनका री एग्ज़ाम कराया जाएगा। सर जैसे कि अभी आपने हमें काफ़ी अच्छे डिफरेंस बताया ओल्ड वर्जन ऑफ एजुकेशन एंड न्यू वर्जन ऑफ एजुकेशन। सो सर हमारा स्कूल इसे कैसे कंट्रोल करता है? सो अगर आप लोग अपनी बात करें अपने स्कूल की, सो हमारे यहाँ न्यू वर्जन ऑफ एजुकेशन के साथ साथ हम लोग ओल्ड ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है उसको नहीं भूलते। हमारे यहाँ बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाता है, उन्हें अगर वो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट क्लास तो उनका री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है और बच्चों को एक क्रिटिकल थिंकिंग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जिसमें उनका स्किल के साथ साथ नॉलेज भी इनहेंस हो। हमारे यहाँ कोई रट्टू तोता वाला सेगमेंट नहीं है कि आपने कोई क्वेश्चन याद किया और जो टीचर ने लिखा है एज इट इज़ आप ही वो एग्ज़ाम में दीजिए तो आपको नंबर मिलेंगे। यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग, यू एक्सप्रेस योर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ दैट क्वेश्चन। आप उसके अकॉर्डिंग भी आप अगर उसका आंसर लिखते हैं तो आपको उसमें नंबर दिया जाता है। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम और मेरा स्कूल इस पे फोकस रहता है बच्चों के लिए कि नया एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड फॉर द जनरेशन, बट जो पुराने ट्रेडिशंस हैं, जो पुराने सभ्यताएं हैं जो अपने यहाँ चली आ रही थी पहले से एजुकेशन सिस्टम में, उसको छोड़ना हम लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि अगर अगर आप सब चीज़ें छोड़ देंगे तो नया जनरेशन उस चीज़ को ग्रैब कैसे करेगा, क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर्स और जो पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट है वो तो उसी फेज से निकल के आया है ना। और मेरे इस स्टेटमेंट से ये भी नहीं है कि मैं अपोजिशन में हूँ जो नया एजुकेशन सिस्टम है, मैं वेलकम करता हूँ नया एजुकेशन सिस्टम का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको वेलकम है, लेकिन उसमें जो चीज़ें चेंजमेंट उन्होंने किए हैं गवर्नमेंट ने, उसको देखते हुए जो ओल्ड वर्जन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी उनका उतना इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। अब धीरे धीरे पॉलिसीज चेंज कर रहा है गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपको बताया फेल वाला सिस्टम बताया, एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट सिस्टम ऑल्सो। अब आप आगे अपकमिंग ईयर्स में गवर्नमेंट्स की न्यू पॉलिसीज़ भी एजुकेशन में आने वाली हैं, तो जहाँ क्रेडिट सिस्टम भी रहेगा एजुकेशन को लेके। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा रहेगा न्यू एजुकेशन सिस्टम के लिए। लाइक एक एग्जांपल मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग पीसीएम स्टूडेंट रहे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम लोग को 10th तक बायो पढ़ना पड़ा। मेरा बायो सब्जेक्ट नहीं रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता था बायो पढ़ना, लेकिन तब भी पढ़ना पड़ा। तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यू हैव अ चॉइस टू टेक अ सब्जेक्ट। आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हो, इफ़ यू हैव कीन इंटरेस्ट इन हिस्ट्री यू कैन टेक हिस्ट्री एज वेल एज मेन सब्जेक्ट, और आप मैथ्स भी ले सकते हो। तो ये जो चेंजमेंट है दैट्स अ गुड चेंजमेंट, जो एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए चेंज किया गया वो अच्छा है, लेकिन सिलेबस में या उसमें चेंज करना आई थिंक वो एक ब्लंडर मिस्टेक था। लेकिन इस समय वो चीज़ें सही कर दी गई और आगे चल के भी और भी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें भी चेंजमेंट आएगा और हम लोग उसको भी वेलकम करेंगे और उसको भी अडॉप्ट करेंगे अपने स्कूल में। जो भी नई चीज़ आती है हम लोग अपने स्कूल में अडॉप्ट करते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन करती है हमारी टीम, जो मैनेजमेंट टीम है, फिर इसके बाद उसको हम लोग अपने स्कूल में अप्लाई करते हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोसेस है और बैलेंस है, पुरानी चीज़ और नई चीज़ को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। Sir, moving on next topic, what do you think about lockdown? Is it opportunity or just a pandemic year? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहली बात तो लॉकडाउन में ही मैंने स्कूल को ज्वाइन किया था। इन 2020 आई हैव जस्ट ज्वाइन दिस मैनेजमेंट कमेटी, जहाँ मैंने और हमारी मैनेजमेंट टीम ने इस चीज़ का डिसीज़न लिया कि हम लोग स्कूल बंद नहीं करेंगे, बिकॉज माय मदर जिन्होंने इस स्कूल को 2008 से एक इतना ग्रोथ दिया और एक इतना नेम एंड फेम
इस डिस्ट्रिक्ट में और इस प्लेस पे एक अर्न किया। तो शी वांट कि मैं स्कूल बंद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन और मैं बच्चों का नुकसान भी नहीं होना दूंगी। तो उसके लिए हम लोगों की बोर्ड्स के साथ मीटिंग हुई, जो हमारी कमेटी बोर्ड्स है, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक चैलेंजिंग भी था टू स्टार्ट डिजिटल क्लासेस इन उरई, क्योंकि एक होता है कि जब आप अपना प्लेस शिफ्ट करते हैं ना, तो आपका थिंकिंग बिहेवियर सब चेंज हो जाता है। तो मैं वहाँ से लखनऊ से आया हुआ, मैंने लखनऊ के स्कूल्स देखे हुए थे कि जहाँ ऑनलाइन क्लासेस बहुत आसान से प्रोवाइड होती हैं क्लास, और स्कूल्स में ऑनलाइन का सेटअप रहता है, और दे हैव अ वेल फर्निश्ड सेटअप कि जहाँ बच्चे अगर नहीं आए तो उनको ऑनलाइन क्लासेस दे दी जाए। लेकिन जब मैं उरई आया, मैंने अपने स्कूल में देखा तो ये सेटअप नहीं था। तो फिर आफ्टर डिस्कशन विद माय मदर कि हम लोग ये सेटअप कर सकते हैं जिससे बच्चों का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी मदर का एक ही मोटिव था कि मैं कोरोना में अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगी, प्लस जो भी कोर्स परचेज करेगा स्कूल का, और वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा टास्क था हम लोगों के लिए, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग दिस स्कूल सबसे बड़ा पेंडेमिक ईयर आ गया। चाहे आप बोलो कि वो लकी रहा मेरे लिए, क्या अनलकी रहा कि मैंने ज्वाइन किया, पेंडेमिक ईयर आ गया। तो वो मेरे लिए चैलेंजिंग भी रहा, और बहुत ज़्यादा इसमें हम लोगों ने बैठ के मीटिंग्स हुई कि हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, और बच्चों को कैसे हम लोग जोड़ेंगे। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंसेस यहाँ इतना वास्ट रहा है, पेरेंट्स को भी लेके, स्टूडेंट्स को भी लेके, और मैंने एक्सपीरियंसेस भी ऐसे किए हैं कि जहाँ मैंने उनको ये भी बताया कि आपको इस लिंक पे जाके क्लिक करना है, और बहुत सारी ये दिक्कत आती थी, सर आवाज़ नहीं आ रही है, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सर ब्लर दिख रहा है बोर्ड में। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी। और एक होता है ना कि एक चीज़ जब स्टार्ट कर दिया तो उसको बैक नहीं करना। तो 2020 में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। जो प्रॉब्लम्स आती गई, धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करते गए। हम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी टीचर्स के कराए, और इस चीज़ के लिए मैं अपने टीचर टीम की भी बहुत थैंकफुल हूँ कि वो उस टाइम में वो अपने घर से छोड़कर यहाँ स्कूल में आते थे, रिकॉर्डिंग करते थे, लाइव सेशन देते थे, बच्चे अपने घर पे स्कूल ड्रेस में बैठ के पढ़ते भी थे। तो ये एक बहुत अच्छा, एक बोल सकते हैं कि हाँ चैलेंजिंग भी था, और एक ऐसा समय था, इसमें ये नहीं बोल सकते कि मज़ा आया, क्योंकि पीपल वर डाइंग आउटसाइड। लेकिन हाँ, हमारे बच्चों ने जो एक मेन प्रॉब्लम था उसमें भी एक हैप्पीनेस देखी। तो उस समय लॉकडाउन में मेरे बच्चों वाली सीरीज भी बच्चों ने स्टार्ट करी कि जहाँ बच्चे बता रहे हैं समाज को कि आप खुश कैसे रह सकते हो एक्सरसाइज करके, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि दिन भर आप बंद हो, आप क्या करोगे, कि दिन भर टीवी भी नहीं देख सकते, दिन भर फोन भी नहीं देख सकते। तो अलग अलग एक्टिविटीज से हमारे बच्चों ने ये भी चीज़ें बताई। और आफ्टर 2 इयर्स या शायद 2 साल का लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों ने उसी समय पे मोबाइल ऐप डेवलप किया। हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारे चीज़ें सीखी, कैसे लिंक ज्वाइन करते हैं। पेरेंट्स आते थे यहाँ पे और बताते थे कि मेरे फ़ोन में ये नहीं हो पा रहा है। जिन पेरेंट्स के पास बटन वाला फ़ोन था तो उनको भी हम लोगों ने एजुकेशन प्रोवाइड कराई। बच्चों को यहीं बुलाया आफ्टर टेकिंग अ परमिशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट कि बच्चे हमारे यहाँ आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो कुछ नंबर ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया, तो वो बच्चों को भी हम लोगों ने यहाँ आके ही एजुकेशन का सेगमेंट स्टार्ट किया। तो वो एक फेज़ था कि मतलब एक वर्ल्ड के लिए था कि बहुत ज़्यादा पीपल वर डाइंग, नेगेटिव पार्ट्स बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन हमारे स्कूल ने कमिटमेंट लिया, और मेरी मदर ने इस चीज़ का सोचा कि मैं बच्चों का नुकसान नहीं होने दूंगी, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे बैठे और 2 साल कुछ भी ना पढ़े। और तो उस चीज़ को चैलेंज ने हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, हमारी कमेटी ने एक्सेप्ट किया, और उसमें हम लोगों ने वर्क किया। और पैंडमिक ईयर को हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा, और उरई में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने 2 साल पूरा 100% कोर्स कंप्लीट कराया। एग्ज़ाम कंडक्ट हुए, बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड भी मिले ऑनलाइन। और ऑनलाइन क्लासेस, इवन मैंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली हैं कंप्यूटर की और साइंस की। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आफ्टर ऑल ये एक सेटअप मुझे लगता है कि अब होना चाहिए हर समय हर स्कूल में अवेलेबल, क्योंकि आगे फ्यूचर में किसी ने कुछ नहीं देखा। ये एक छोटा सा 2 साल था, वो हम लोग को बता के गया है कि
आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं हो सकते। हम हर चीज़ करके रखें रेडी, लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी चीज़ आएगी जो जहाँ आप ज़ीरो हो जाओगे। तो वी शुड रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। और हर स्कूल में, और ऐसी अगर आगे भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो उन सब के लिए भी हम लोग रेडी रहने चाहिए। आफ्टर ऑल बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, जो अपना मेन मोटो रहा है, जो हमारी मदर का भी मोटो रहा कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए 2 साल में, तो वो हम लोगों ने कमिट करके हम लोगों ने उस चीज़ को नहीं होने दी। तो पैंडेमिक ईयर ऐसे ही रहा, और होप्स तो मुझे भी लगता है कि आप शायद उस समय थी, तो आपका भी एक्सपीरियंस बताइए कि क्या रहा, अपने लॉकडाउन में क्या कैसे रहता था। ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने भी शायद अटेंड की है, Yes, sir, है ना? yes, sir. तो और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को मिलते थे। पहले व्हाट्सएप पे जाता था, फिर मोबाइल ऐप Yes, पे हम sir. लोगों ने किया, तो धीरे धीरे हम लोग भी ग्रो करते गए टेक्नोलॉजी में। तो वो था 2 साल का एक्सपीरियंस था, अच्छा था, और हम लोगों ने उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी देखी और हम लोगों ने अपना स्कूल रन किया 2 साल। Sir, which is most important, skill or degree? देखिए, डिग्री और स्किल की अगर बात करें, अब आप डिपेंड करिए कि डिग्री कैसे ले रहे हैं। मेन क्वेश्चन तो ये भी आता है, बिना पढ़े डिग्री मिल जाती है इस करंट सिनेरियो में। बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डिग्री बच्चों को ऐसे ही दे रहे हैं बिना पढ़े, सिर्फ पैसे लेते हैं, एग्ज़ाम देने आओ। तो क्या आपको लगता है कि वो डिग्री किसी काम की है? Sir. और स्किल की बात करें कि इस करंट सिनेरियो में अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हो, लाइक जैसे आप किस क्लास पे इस समय पे? 7th. 7th क्लास में। तो 7th क्लास में जैसे अगर आपको कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो यू डोंट नीड एनी डिग्री। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, यू कैन स्टार्ट बिजनेस बाय डूइंग स्किल्स। और आई हैव सो मैनी एग्जांपल्स, लाइक कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ईयरली उनका टर्नओवर 2 CR से 4 CR है, जस्ट डूइंग अ बिजनेस, एंड दे आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th एंड 6th। सो अगर आप बात करें डिग्री की, हाँ डिग्री इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको लेते कैसे हैं, उस डिग्री को प्राप्त कैसे करते हैं? आप कॉलेज जाइए, प्रॉपर क्लासेस लीजिए, हर ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, वो आप एग्ज़ाम दीजिए, प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो दीजिए। अगर उस डिग्री को प्राप्त करने में आपको कोई नॉलेज मिल रही है, आप उस चीज़ में कोई चीज़ सीख रहे हैं, तो वो डिग्री वर्थ इट है। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ डिग्री इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल। लेकिन अगर डिग्री आप सिर्फ और सिर्फ अपने सीवी को भारी करने के लिए रख रहे हैं, भारी इन द सेंस सीवी में ऐड करने के लिए रख रहे हैं, तो वो डिग्री कोई यूज़फुल नहीं है। आपकी सीवी में देखेगा कि आप पीएचडी होल्डर हैं, लेकिन यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ नॉलेज अबाउट हैविंग या गेटिंग दैट डिग्री। तो मुझे नहीं लगता कि डिग्री प्राप्त करना ही बच्चे के लिए या आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। यू शुड लर्न एंड यू शुड गेट स्किल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। हमारे स्कूल में भी स्किल्ड है, आप लोगों ने भी देखा इस ईयर से हम लोगों ने स्किल एजुकेशन पे भी फोकस किया है। स्किल पे क्यों किया है? आप लोगों के बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हम लोगों ने पिकअप किए हैं, लाइक फाइनेंस मैनेजमेंट है। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या है? आप लोगों को क्या मैं बीकॉम की क्लासेस कराने वाले हैं? नहीं, आपको ये चीज़ सिखाएंगे कि जैसे अगर आपके घर में कोई रिलेटिव्स आते हैं, आपको रुपए देते हैं, जैसे 100 रुपये दिया, तो बच्चों को रहता है कि आज 100 रुपये मिल गए, अब आज पूरा 100 के 100 रुपये खर्च कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एक करंट सिनेरियो देखो, अगर उन्हें ये चीज़ पता हो कि मुझे पैसे कैसे वाइजली यूज़ करना है, अगर वो 100 रुपये में 50 रुपये अपना सेव करता है, 20 रुपये अपने कोई भी जो उसे खाना पीना है उस पर इन्वेस्ट करता है, 30 रुपये अपने लग्जरी पे इन्वेस्ट करता है, तो उसने 50 रुपये बचाए, है ना? तो यही जो स्किल बचाने वाली है, जब वो बिजनेस करने बैठेगा, जब उसके एक हाथ में कैपिटल होगी, तो उसे पता होगा कि मुझे कैसे कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। अगर उसे कुछ नहीं पता होगा तो वो पूरा पैसा उठा के लगा देगा, और वो लॉस हो गया तो वो ज़ीरो हो जाएगा, वो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे स्किल में अब मैंने स्किल में पोट्री भी रखी, जैसे आप ये देख रहे हो, ये सब बच्चों के बनाए हुए हैं। अब इसमें आप बोलो कि क्या मेरे बच्चों को आप कुमार बना रहे हो? पेरेंट्स ने मुझसे बोला भी है, जब ये स्किल मैंने इंट्रोड्यूस किया तो बहुत सारे पेरेंट्स बोले कि सर आप तो हमारे बच्चों को कुमार बना रहे हैं।
मैंने उनको समझाया ये कुमार बनाना इज नॉट अ बिग डील। मुझे कुमार नहीं बनाने, मुझे उनसे को क्या सिखाना है, पेशेंस सिखाना है। क्योंकि जब आप पोट्री करते हैं आपका मिट्टी बार बार टूटता है, जो आप कोई शेप दे रहे हो बार बार डिशेप्ड होता है, आप फिर से उस मिट्टी को निकाल के फिर से उसको असेंबल करते हो, फिर से मेहनत करते हो। तो ये नॉट गिविंग अप वाला ट्रेड है, जो हैबिट है, ये जनरेट होता है इस चीज़। तो जो हम लोगों ने, जो मेरी मदर ने और हम लोगों ने मिलके जो ये टॉपिक्स डिवाइड किए हैं स्किल के, बहुत सारे रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, तब इस पे हम लोगों ने लेकर आए। ये 2020 का प्रोजेक्ट था हमारा, कि 2020 में हम लोग को स्किल लेकर आना था। 5 साल लग गए इस स्कूल में स्किल को एप्लीकेबल करने के लिए। क्यों? हम लोगों ने हर एक टॉपिक को डिफाइन किया, हर टॉपिक पे ऊपर डिस्कशन हुआ हमारे मैनेजमेंट के साथ कि ये चीज़ लेके आ रहे हैं, बच्चों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। अब जैसे ड्रोन क्लासेस की बात करते हैं, समर वेकेशन कैंप में आप लोगों ने ड्रोन उड़ाया, जो बच्चों ने समर का वेकेशन कैंप किया, तो ड्रोन क्लासेस क्या है? तो क्या हम आपको शादियों में ड्रोन उड़ाने के लिए तैयारी करा रहे हैं? नहीं। ड्रोन इंडस्ट्री अपकमिंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जहां आप लोगों की अपॉर्चुनिटी मिलेगा जॉब्स के लिए। आपको पता है कि एक छोटी सी चीज़ से लेके और बड़ी चीज़ तक सब में ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है। आपका खाना डिलीवर हो रहा है ड्रोन से हो रहा है, सर्वलाइंस हो रहा है ड्रोन से हो रहा है, आपका कोई पुल बना उसका इंस्पेक्शन हो रहा है वो भी ड्रोन से हो रहा है। तो ड्रोन इंडस्ट्री अगर ग्रो कर रही है तो आपको उन सब के नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे, जो हम लोगों ने स्कूल में स्किल एजुकेशन को क्यों इंट्रोड्यूस किया। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, हम अपने स्कूल में बहुत सॉलिड एजुकेशन सिस्टम पढ़ाते हैं, लेकिन स्किल क्यों इंट्रोड्यूस किया? इसीलिए किया कि आप लोग एक राइट टाइम पे सीख सको कि मुझे ये चीज़ करनी है स्किल के द्वारा। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही बनो, आप इंजीनियरिंग बनो, आप लॉयर ही बनो। आपको अगर पोट्री में इंटरेस्ट आया तो आप पोट्री बिजनेस कर सकते हो। पोट्री बिजनेस में आप क्राफ्टिंग में भी जा सकते हो। अगर आपको ड्रोन उड़ाने में अच्छा लगा तो आप ड्रोन पायलट का लाइसेंस ले सकते हो, जिससे आप आगे भविष्य में ड्रोन गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके आप ड्रोन उनके उड़ा सकते हो। एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है। तो ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, और यही जो मैंने स्किल के टॉपिक्स मेरी और मेरी मदर ने सेलेक्ट किए वो इसीलिए किए कि जो आपके अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जैसे कोडिंग क्लासेस हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया। हम अपने बच्चों से कहते हैं गेम खेलो मत, गेम बनाओ। एक स्टूडेंट है अभ्युदय पाठक, उसने चेस गेम बनाया है कोडिंग से। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं, और हमारा स्कूल ये चीज़ फोकस करता है कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम लोग पेरेंट्स को भी बताते हैं कि आपके बच्चे का सर इस चीज़ में इंटरेस्ट है। 8, 9, 10, 11, 12 इज अनदर थिंग। वो तो उसको पढ़ना है, उसे पास करना है। फ्यूचर के लिए वो क्या करेगा? फ्यूचर में अगर उसका स्किल्ड में अगर उसको ये चीज़ पसंद है तो उसको अभी से तैयारी क्यों ना कराई जाए। जैसे चाइनीज सिस्टम में क्या होता है, जैसे चाइना हम लोग से क्यों डेवलप्ड है। चाइना में एवरी स्टूडेंट को क्लास 5th के बाद जो आपको अच्छा लगता है आपको वही करना। अगर आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है आप स्पोर्ट्स खेलो, उन्हें फिर स्टडी नहीं करनी, वो प्रॉपर स्पोर्ट खिलाते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो प्रॉपर इंजीनियरिंग कराते हैं। तो वो मॉडल हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं ला सकते? अगर मुझे बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाना है या किसी बच्चे को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो उसको क्या करना, मैथ्स पढ़ के, साइंस पढ़ के, इंग्लिश करके उसको स्पोर्ट्स खिलाओ। वो देश का नाम भी रोशन करेगा। आप उठा लीजिए नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर, कहाँ से आए, और उनके पेरेंट्स अगर चाहते कि नहीं आप इंजीनियरिंग करो तो क्या वो गोल्ड मेडल ला सकते थे? नहीं ला सकते। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इस समय आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, डेवलप करना पड़ेगा। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब होता है कि जो चल रहा है, जैसे एक समय इंजीनियरिंग का दौर आया तो सब बच्चे इंजीनियरिंग पे उतर गए, एक एमबीबीएस का आया तो सब लोग एमबीबीएस करने लग गए, इस समय लॉ का चल रहा है तो सब लोग लॉ कर रहे हैं। तो ये जो थिंकिंग है ना, इसको आपको ब्रॉड करना पड़ेगा, आपको और सेगमेंट खोलने पड़ेंगे। आप लोग इस एज में, आप 7th में हैं, आप 7, 6 में है ना, आप 7th में, आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि मुझे अपने फ्यूचर में क्या करना है।
आज से सोचेंगे तब जाके आप 12th पास आउट के बाद आपका माइंड क्लियर होगा मुझे किस सेक्टर में जाना है। अगर आप आज नहीं सोचेंगे ना तो उस समय आप कंफ्यूज रहेंगे, फिर जो चल रहा होगा और जो सोसाइटी बोलेगी आप फिर वो करेंगे। वो आपके लिए नहीं बना है लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ये सब चीज़ें आप लोग अभी से तैयार करिए। और डिग्री अगर आप ले रहे हैं तो प्रॉपर डिग्री लीजिए, और अगर आप स्किल ले रहे हैं तो आप प्रॉपर स्किल लीजिए। और मेरा एम्फेसाइज, जब मैंने स्किल के बारे में पढ़ा और उसका मैंने देखा कि हाँ आगे फ्यूचर है, तो मैंने स्कूल में अब मेरा मेन मोटो यही रह गया कि अपने बच्चों को स्किल सिखाया जाए, उनका स्किल निकाला जाए, निखारा जाए और उसको आगे परस्यू कराया जाए। वो एजुकेशन सिस्टम शायद हम लोग के समय पे नहीं था, आप लोगों के समय में अगर ये अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको आप लोग ग्रैब्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इन्हेंस करिए कि आप और क्या फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सिनेरियो में जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो हमारा स्कूल बच्चों के लिए कर रहा है। और ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारी कमेटी है, जो मेरी मदर है, मैं हूँ, इन स्कूल और आफ्टर स्कूल सिर्फ डिस्कशन स्कूल ही का होता है। अगर डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं तो स्कूल की बातें हो रही कि हमें ये करना है वो करना है। तो अगर हम लोग स्कूल को लेके इतना एम्फेसाइज है आपके भविष्य को लेके, तो आप लोग भी उस चीज़ के लिए सीरियसनेस लेकर आओ। अगर स्कूल में स्किल एजुकेशन स्टार्ट हुई है तो आप उसमें पार्ट लीजिए, उसमें आप देखिए कि आप किस सेक्टर के लिए बने हो, आप उसमें अपना इनपुट दीजिए और अपने आप को निखारिए। आपको भी मजा आएगा, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो काम करने में मजा आता है। ये ह्यूमन नेचर। अगर आपको आर्ट अच्छा लगता है और आपको बोला जाए कि आपको आर्टो पीरियड आपके आर्ट के लगेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। और आपको एसएसटी अच्छी नहीं लगती और मैं बोलूँ कि आपके 4 पीरियड आपके एसएसटी वाले हैं तो आपको नींद आने लगेगी क्लास में, आपको बोरियत तो नहीं। ये ह्यूमन नेचर है। ये एक है। अगर जैसे मुझे बायो अच्छी नहीं लगती थी तो मैं नहीं पढ़ता था बायो, ऐसे आप लोगों के कोई सब्जेक्ट होंगे। तो ये एक प्रेशर नहीं है, ये जो आपको स्कूल मिला है तो आपको ये प्रेशर नहीं दे रहा है, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि अगर आप में वो स्किल है तो आप उसको करिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप ये ब्रॉडकास्ट सिस्टम है तो ये हम लोग जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप लोग का एक स्किल ही तो डेवलप हो रहा है टू हाउ टू टेक अ इंटरव्यू विद द गेस्ट। भविष्य में अगर आप कोई न्यूज़ एंकर बने या अगर आपने अपना ही यूट्यूब चैनल खोला तो यू नो हाउ टू सेटअप अ थिंग। आपको पता है कि कैमरा कहाँ लगना है, आपको पता है लाइट कहाँ लगना है, आपको पता है सेटिंग कैसे बैठाते हैं, सेटअप कैसे रखते हैं। तो यू गेट द स्किल ना, तो हर एक चीज़ से आप सीख सकते हो और हमारा स्कूल यही बच्चों को प्रोवाइड कराता है। और बैक टू द क्वेश्चन, जहाँ आपने बोला डिग्री और स्किल, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, बस उसको वो कैसे प्राप्त कर रहा है ये मेन डिस्कशन होना चाहिए उसकी लाइफ में। अगर वो ऑनेस्टी के साथ उस चीज़ को ले रहा है तो उसके लिए डिग्री भी अच्छी है और स्किल भी अच्छी है। अगर वो सिर्फ सर्टिफिकेट में ले रहा है तो वो सब चीज़ें फेक है, वो आपके भविष्य के लिए ज़ीरो है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे भविष्य में। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। Sir, what skills are the most important for the future? मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट एरिया पे। अगर आपको कंप्यूटर में कोडिंग अच्छी लगती है तो वो आपके लिए मोस्ट शायद इम्पोर्टेंट स्किल हो, है ना। अनन्या के लिए ना हो, अनन्या को पोट्री अच्छी लगती हो, तो ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअली हर स्टूडेंट पे कि उसे क्या चीज़ अच्छी लगती है, वही उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट स्किल हो जाए। अगर जैसे आप मुझसे पूछो कि इस समय इम्पोर्टेंट स्किल क्या है तो मैं बोलूँगा ड्रोन इंडस्ट्री है। शायद आपको अच्छा ना लगे, तो ये एक इंटरेस्ट एरिया है स्टूडेंट का कि आप किस स्किल में जाना चाहते हैं। ये कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, ये स्किल है, ये आपके बिहेवियर में आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा स्किल पसंद है और वो इंटरेस्ट पे डिपेंड है कि आपको क्या चीज़ करना अच्छा लगता है। तो वो कैसे पता चलेगा कि जब आप हर स्किल में पार्ट लेंगे। आप बिजनेस फाइनेंस में भी जाएंगे, आप पोट्री भी करेंगे, आप कोडिंग में भी जाएंगे, आप ऐप डेवलपमेंट में भी जाएंगे। आफ्टर 1 मंथ आपको पता लगेगा कि यार मुझे वो चीज़ अच्छी लग रही है, क्यों ना मैं वही चीज़ कंटिन्यू करूँ। तब आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए ये स्किल इम्पोर्टेंट है। तो स्किल सब इम्पोर्टेंट है, बस आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट स्किल हो।
कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये स्किल अच्छी है। Sir, many children don't know what they want to become in future. So how can they identify their skills? So there are so many ways to identify themselves. First of all, इसमें पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए। पेरेंट्स है, स्कूल, टीचर्स है। क्योंकि अगर आप देखते हैं क्लास फर्स्ट के बच्चे से आप कोई चीज़ पूछो उसे क्या बनना है, तो वो बताएगा मुझे ये बनना है। फिर सेकंड में पूछो उसका एम चेंज हो चुका होता है, थर्ड में पूछो और चेंज हो चुका होता है। तो ग्रोइंग स्टेज में दे डोंट नो व्हाट टू बिकम। तो इसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल होता है कि वो उस चीज़ को डिफाइन करें, उसे बताएं, उसकी मदद करें, उसके सपोर्ट करें। साथ में स्कूल का भी, अगर बच्चे को अगर कोई चीज़ अचीव करनी है, उस स्किल को निखारने का काम स्कूल ही कर सकता है। जैसे अगर उसे न्यूज़ एंकर बनना है तो स्कूल का मेन सपोर्टिव क्या रहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको एंकरिंग में पार्ट दिलाएं, स्पीकिंग स्किल्स में उसको भेजें। तो ये बच्चों को अगर आप सपोर्टिव बिहेवियर दिखाएंगे या उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका जो एक एम है वो एक कांस्टेंट हो पाएगा। वरना ऐसे ही एम क्लास बाय क्लास चेंज होते जाएंगे। और उसको निखारने के लिए हमारा स्कूल मेन फोकस इसी पे ही रहता है कि बच्चों का जो स्किल्ड है या जो उसमें एक प्रतिभा है, जो उसमें टैलेंट है, उस पर उसको फोकस कराया जाए। अगर उसको पढ़ाई अच्छी लगती है तो उसे बताया जाए कि बेटा आप पढ़ाई अच्छी करते हो तो आप इस सेक्टर में जा सकते हो। अगर वो स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है तो उसे बताया जा सकता है कि आपके पास ये सब प्लेसेस हैं, ये सब अपॉर्चुनिटी हैं जहां आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक कलेक्टिव सपोर्टनेस है जिससे उसका एक जिसको बोल सकते हैं ना ड्रीम कम ट्रू वाला जो सीन है, तो वही तभी हो पाएगा जब पेरेंट्स, स्कूल और टीचर उसको सपोर्ट करें और ना ही उसको निगलेक्ट ना करें। कभी कभार क्या होता है ना कि जैसे किसी बच्चे ने कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाई तो फिर ताने मारना कि मैंने तो बोला था आप गलत चीज़ कर रहे हो, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ करते तो बन जाते। तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है बच्चों की लाइफ में। आप बच्चे को किसी चीज़ के लिए, अचीवमेंट के लिए आप भेज रहे हो तो उसको ये चीज़ बताओ कि वो फेल भी हो सकता है। हर चीज़ पास तो होगी नहीं, है ना। हर बच्चा क्लास में फर्स्ट रैंक तो लेके नहीं आएगा, सेकंड भी आएगा, थर्ड भी आएगा, फेल भी होगा। तो उसको हर एक सिनेरियो के लिए रेडी रखो कि उस अगर वो ऐसा सिचुएशन आए तो वो कैसे फेस कर सके। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो पेरेंट्स का क्या सपोर्टिव रोल होना चाहिए, उधर साइड स्कूल का क्या सपोर्टिव रोल होना चाहिए, ये चीज़ ही बच्चे को ग्रो कराती है। अगर आप बच्चे को बोलते रहोगे कि बेटा आप डम हो, आप फूल हो, आप पढ़ नहीं सकते, तो वो वही बन जाएगा क्योंकि वो बार बार उस चीज़ को सुन रहा है। तो वो गिव अप कर देगा, वो फिर कोई नई चीज़ करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको मान लिया जाएगा। वो कहेगा कि पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं, स्कूल भी यही कह रहा है, शायद मैं ऐसा ही हूँ। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगेगा रादर देन अगर आप उसको एनकरेज करते जाओ, ठीक है इस साल नहीं पास हो पाए, नेक्स्ट टाइम फिर से मेहनत करो, फिर से ट्राई करो। किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सिंगिंग में हो, डांस में हो, स्पोर्ट्स में हो, एकेडमिक्स पार्ट में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कभी ना कभी किसी चीज़ को अचीव तो करेंगे अगर आपको इंकरेजमेंट मिलेगा। तो ये मेजर रोल प्ले स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स करते हैं। तभी बच्चों का एक ड्रीम कम ट्रू वाला सपना जो रहता है ना वो तभी पूरा हो पाता है। जैसे आप सोचते हैं कि आपको क्या बनना है, आपने आज सोचा कि मैं डॉक्टर बनूँ, 12 पास आउट करते करते आप कहोगे मैं बीएडी कर लेती हूँ, टीचर ही बन जाती हूँ। क्योंकि आपका जो एम डॉक्टर बनने का था, आप उसके ऊपर आपने रिसर्च नहीं की कि वो कैसे बनेगी, आपने डिस्कस नहीं किया अपने पेरेंट्स से, अपने स्कूल से, अपने टीचर से। अगर आप कोई चीज़ एम अचीव करते हैं या एक एम को आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है या ये चीज़ बनना है, तो उसकी रिसर्च भी तो लगेगी। उस काइंड ऑफ पीपल से मिलना भी तो पड़ेगा कि उनकी जर्नी क्या रही, उन्होंने क्या क्या फेस किया। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो जो नीट की तैयारी करते हैं बच्चे, क्वालिफाई करते हैं, आप उनसे मिलिए, उनके इंटरव्यूज़ देखिए यूट्यूब पे। वो आपको बता पाएंगे कि उनको क्या क्या नेगेटिव फॉल्स दिखा, कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव रख सके। तो ये
किसी की फेलियर से अगर आप कोई चीज सीखते हैं तो वो आपकी सक्सेस को एड ऑन करता है। ऐसे नहीं यार बेटा, आपका थॉमस एडिसन का एक कोट है कि मैं लोगों को 100 एक्सपेरिमेंट जो मैंने फेल किए हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं फेल हुआ, मैं ये बता रहा हूँ कि 100 तरीकों से बल्ब को नहीं बनाया जा सकता। मैंने 100 वेज दिए हैं कि अगर आप ये चीज ट्राई करोगे तो फेल हो जाओगे, तो ये मत करना। तो किसी की फेलियर से भी आप सक्सेस पा सकते हैं, तो उसको आपको सोचना पड़ेगा। आप जिस एज में आ गए हो, क्लास 6 और 7 के आप लोग स्टूडेंट्स हो, तो आपको सोचना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा कि आपको जो चीज़ अचीव करनी है उसको जीना पड़ेगा, उसके बिहेवियर में लाना पड़ेगा। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो आप डॉक्टर की तरह बिहेव करो। आप अपने आप को मिरर में देखो, आप सोचो कि आप डॉक्टर हो, आप उसको बार बार बोलो आई एम अ डॉक्टर। तो ये सब चीज़ें आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं और एक सोचने को मजबूर करती हैं, और आप खुद रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। तो जो भी चीज़ आपको अचीव करनी है, जो भी आपको लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। और अचानक से कोई चीज़ नहीं मिलती। आपने 12th पास आउट किया, सोचो आज मैं इंजीनियरिंग बन जाता हूँ, इंजीनियर बन जाता हूँ, नहीं बन पाओगे। और अगर बन भी गए तो आप जॉबलेस रहोगे, क्योंकि वो आपका ट्रेड नहीं था, आपको इंजीनियर नहीं बनना था। वो सोसाइटी ने बोला, प्रेशर में पेरेंट्स ने बोला कि इंजीनियरिंग कर लो, कुछ नहीं करना तो इंजीनियरिंग कर लो, लेकिन वो आपकी चीज़ नहीं थी। तो आज से अगर आप लोग निकालना स्टार्ट करोगे, तब जाके आप सोच पाओगे मुझे इस सेक्टर में जाना है। जब 12th पास आउट करोगे तो आपको क्लियर होगा, आपका विजन क्लियर होगा। लाइफ में विजन और मिशन जब तक क्लियर नहीं होगा, आपकी लाइफ पॉइंटलेस है। आप कहीं भी डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, आपका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो उसको आप लोग आज से क्लियर करके रखो, तभी बच्चों का एम डिसाइड नहीं हो पाता है। वो बस ग्रो कर जाते हैं, एम डिसाइड नहीं होता, क्योंकि उन्हें एक सपोर्टिव पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, सपोर्टिव स्कूल नहीं मिलता है, सपोर्टिव टीचर्स नहीं मिलते। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स को भी काउंसल करते हैं कि नहीं, आप बच्चों को बोलिए, अगर उसे सिंगिंग अच्छी लगती है तो उसको दीजिए कि वो सिंगिंग ही करे, वो अपना फ्यूचर सिंगिंग में बनाएगा। पढ़ाई एक अलग पार्ट है, वो उसको करना है। बेसिक नॉलेज तो वो हर बच्चा पढ़ता है, करता है, लेकिन जो उसका लाइफ, जो उसको जिस चीज़ में अच्छा लगता है, उसको एनकरेज करना हर पेरेंट्स की, हर स्कूल की और एक हर टीचर की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा स्कूल इन चीज़ों पर फोकस करता है, तभी बच्चे अपने लाइफ में उन्हें क्या बनना है आज से नहीं, बहुत पहले से वो डिसाइड कर चुके होते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, और मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे कैसे क्या क्या अचीव करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो कोई चीज़ बदलती है तो वो एक दिन में नहीं बदल जाती, टाइम लगता है, टेक टाइम्स। तो आज अगर आपको कोई चीज़ बननी है तो आप पहले से सोचो, उस पर एक्शन लो, उसके बारे में रिसर्च करो, तब जाके आप अचीव कर पाओ। Sir, how to prepare yourself for examinations? अच्छा, सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू आस्क यू कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते हैं कि यू थिंक कि मुझे एग्ज़ाम देना है टू चेक माय नॉलेज, कि मार्क्स के लिए एग्ज़ाम पढ़ते हो आप लोग, कि मार्क्स आ जाए इसलिए एग्ज़ाम पढ़ना है मुझे? सर मार्क्स के लिए, हाँ, आपका मार्क्स के लिए। यही सबसे गलत सिनेरियो रहता है। आप किसी चीज़ की तैयारी करते हो तो सबसे पहले उस चीज़ में देखो कि व्हाट आई गेट टू लर्न फ्रॉम दैट थिंग, मुझे उस चीज़ से क्या सीखने को मिला। एग्ज़ाम भी कुछ ना कुछ सिखाता है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप बस नंबर ले आओ, पास हो जाओगे, फर्स्ट रैंक आ जाएगी। नहीं, लेके आते हैं बच्चे, करते हैं, लेकिन वो तरीका गलत है, उससे कोई चीज़ सीखते नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप क्लास 7th में हो, अगर आज से आज क्लास 5th की कोई चीज़ पूछी जाए, आप बता पाओगे एग्जाम में? नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बस एक शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ा, बस उसके बाद फिर वो वैनिश हो गया दिमाग से। आपने अपनी लाइफ में उसको इंडल्ज नहीं किया, लाइफ में लेके नहीं गए आगे, क्योंकि आपने मार्क्स के लिए प्रिपरेशन की थी, ना कि नॉलेज के लिए। तो एग्ज़ाम को नॉलेज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ना कि मार्क्स के लिए। मार्क्स ऑटोमेटिक आएंगे अगर आपके पास नॉलेज हो। 3 इडियट में एक डायलॉग था कि सक्सेस के पीछे मत Yes, भागो, sir. किसके पीछे भागो? पैशन के पीछे में, Passion, टैलेंट के पीछे। talent. सक्सेस अपने आप आ जाएगी।
तो मार्क्स के पीछे मत भागो एग्जाम के समय, आप नॉलेज के पीछे भागो। आप नॉलेज ग्रैब करो। आपके पास जैसे चैप्टर आता है, कोई टीचर चैप्टर पढ़ाता है, आप घर जाके उस पर रिसर्च करो, जो टीचर ने पढ़ाया और जो आपने पढ़ा उसका एक कंक्लूजन निकालो, एक नोटबुक में उसका समरी लिखो। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स अपने आप से लिखो। बुक में क्वेश्चन आंसर्स आप लोग मार्क कर लेते हैं कि यही आंसर होगा, आप अपने वर्ड्स में आंसर लिखो। जब आप पेन लेंगे तब माइंड ग्रो करेगा। माइंड क्या होता है, मैं एक चीज बताऊं, लोग कहते हैं कि माइंड को पावरफुल कैसे बनाएं। माइंड को पावरफुल बना सकते हैं कैसे? अगर आप माइंड से कोई नई चीजें कराओ। हम लोग सब लोग सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, यूजली राइट हैंड से करते हैं, राइट हैंड ही यूज करते हैं, कभी लेफ्ट हैंड से यूज करके देखो। बोथ। आप अगर अपने नया चीज करोगे ना मॉर्निंग में, तो माइंड सिग्नल अरे ये क्या करने लगे, कोई नया चीज है, सेलिब्रम वर्क करेगा, तब आपका माइंड वर्क करेगा। आपने सुना होगा कि कभी कभार माइंड में कोई चीज नहीं आ रही लेकिन हाथ ने लिख दिया, है ना, तो वो आपकी प्रैक्टिस है, वो आपका माइंड नहीं है, वो प्रैक्टिस है। उसमें आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, वो आपका प्रैक्टिस काम कर रही है। आपको माइंड को पावरफुल बनाना है तो आपको नई चीजें करनी पड़ेंगी, नए तरीके निकालने पड़ेंगे इसको, फंक्शन को बार बार एक्टिवेट रखने के लिए। एग्जाम इज द बेस्ट टाइम टू एक्टिवेट योर माइंड। आप सोचो कि ये एमसीक्यूज है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आंसर के रूप में भी पूछा जा सकता है। आप ब्रेन को ऐसा ट्रेन करो कि अगर ये एमसीक्यूज है, ये हम इसको ट्रू फॉल्स के लिए भी तैयार करें, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह से भी तैयार करें और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी तैयार करें, तब आप प्रिपरेशन एग्जाम की कर पाओ। और लाइफ में कोई भी एग्जाम, सबसे पहले आप सिर्फ और सिर्फ उसकी तैयारी करके ही उसको अचीव कर पाएंगे। वन डे पढ़कर कोई चीज अचीव नहीं की जा सकती। आप पास हो सकते हैं उस एग्जाम में, लेकिन आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। नॉलेज के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ टीचर नहीं सिखा देगा, सब कुछ ट्यूशन टीचर नहीं सिखा देगा, सब कुछ पेरेंट्स नहीं सिखा देंगे, कुछ आपको भी करना पड़ेगा। आपको अपना सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा। मैं यूजुअली ये बच्चों से पूछता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कितना करते हो, तो बच्चे बताते हैं 2 घंटे 3 घंटे। मैं बोलता हूँ स्कूल में दिए गए होमवर्क को सेल्फ स्टडी नहीं कहते। आपने अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आपके अपने ट्यूशन टीचर का काम कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपने कितना पढ़ा, वो आपकी सेल्फ स्टडी है। घर में जाके आप स्कूल का होमवर्क कर रहे हो, वो आपकी सेल्फ स्टडी नहीं, वो तो आपको काम है, वो आपको करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है अपार्ट फ्रॉम दैट आपने कितना पढ़ा। पढ़ने के तरीके को चेंज करना है। जब आप पढ़ने के तरीके को चेंज करेंगे तब जाके आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अब आते हैं हमारे स्कूल के एग्जाम पैटर्न्स में। हमारे यहाँ एग्जाम टीचर्स नहीं बनाते हैं, हम लोग एग्जाम जनरेट कराते हैं। तो बच्चों को एक स्पेसिफिक चीज मिलके आती है। क्या आती है मिलके? कि उन्हें पता नहीं होता कि वो एक्सरसाइज से आएगा, कि वो मिड ऑफ द चैप्टर आएगा, कि जो उसने पढ़ा है उससे आएगा। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्लोबल एक चैप्टर को कवर करने की, जिससे आपका ब्रेन वर्क करता है। आप एक सीमित नहीं रह पाते हो 10 नंबर के 10 एमसीक्यूज, 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 5 लॉन्ग आंसर, 5 शॉर्ट आंसर्स में। आप एक लॉन्ग वाइड एरिया कवर करते हो, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसीलिए जब भी आप प्रिपेयर करें किसी भी एग्जाम को, मार्क्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए प्रिपेयर करें। आप सोचिए कि आपने जो नॉलेज गेन की है, आप उस चीज का टेस्ट कर रहे हो। एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट टू टेस्ट योर नॉलेज, टू नॉट गेट टू द मार्क्स। मार्क्स के लिए नहीं है, आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आपको क्लास 3 की नॉलेज है तब आप क्लास 4 के लिए प्रमोटेड है, अगर आप क्लास 4 की नॉलेज है तब आप क्लास 5 के लिए प्रमोटेड है। तो वो नॉलेज चेक करने के लिए, ना कि मार्क्स चेक करने के लिए। तो आज से जब भी आप प्रिपेयर करें, नॉलेज के लिए प्रिपेयर करें, ना कि मार्क्स के लिए। मार्क्स अपने आप आएंगे, आपके पास नॉलेज अच्छी होगी, मार्क्स अपने आप अच्छे आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम से इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना। Sir, moving on next topic, what is AI and robotics? This AI and robotics is the future of this world. AI और robotics एजुकेशन सेक्टर में अगर बात करें, क्योंकि हम लोग एजुकेशन सेक्टर से हैं,
एजुकेशन सेक्टर में एआई और रोबोटिक्स का बहुत मेजर रोल रहा है। हम लोग के समय पे रोबोटिक्स हम लोग सुनते थे कि कॉलेज के बाद बच्चों ने रोबोट बनाया और उसकी कोडिंग की और उन्होंने अपना प्रेजेंट किया आईआईटीज में जाके उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया। अब ये कॉमन हो गया है। अब हम लोग स्कूल्स में सुनते हैं कि स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने मिलके एक रोबोट बनाया दैट कैन टॉक टू यू, और आप कोई चीज़ पूछोगे वो उसका आंसर देंगे। तो जब ये जनरेशन गैप कवर हुआ एआई और रोबोटिक का, तब हम लोगों को समझ में आया कि एआई और रोबोटिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन सिस्टम में, और ये हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। हमारे स्कूल में वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब प्लस एआई लैब दोनों। रोबोटिक्स में हम बच्चों को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों सिखाते हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर में जो भी उन्होंने हार्डवेयर बनाया उसको कैसे चलाना है, जैसे असेंबल ऑफ एनी अलार्म, कि कहीं पे अगर आप गए और अलार्म बज जाए तो उसका भी कोडिंग है। तो पहले वो बच्चे उसका सॉफ्टवेयर बनाता है, फिर वो उसको हार्डवेयर में डालता है, फिर वो चेक करता है। तो बोथ हम लोग रोबोटिक्स में दोनों देखते हैं, सॉफ्टवेयर भी देखते हैं और हार्डवेयर भी देखते हैं। अब मूविंग ऑन एआई, एआई बेसिकली क्या कर रहा है इस समय पे, यू कैन से एआई इज लाइक अ ह्यूमन, एक इंसानी है लेकिन वो आर्टिफिशियल ह्यूमन है जो आपके काम को आसान कर रहा है, या इनडायरेक्टली बोले कि वो आपको आलसी बना रहा है। दोनों वेज है, इसका इनवर्सली प्रोपोर्शन। कैसे? आपने अभी एक नया सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, चैट जीपीटी, है ना। सो व्हाट इज द चैट जीटीपी? वो क्या कर रहा है? आप लोग कोई चीज डालते हो उसका आंसर दे रहा है ना। आपने उसमें डाला कि मैं बीमार हूँ, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, प्लीज राइट एन एप्लीकेशन। ठीक, आपने उसमें एंटर किया, उसने एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दे दिया, आपने उसको कॉपी किया और आपने उसको पेस्ट किया। ठीक, इससे आपका क्या नुकसान हुआ? आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो गई और सोचने की क्षमता खत्म हो गई। क्यों? पहले जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे, जब ये चैट जीटीपी नहीं था, जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे तो एक पेज में लिखा, कुछ गलत हुआ फिर पेज पढ़ा, फिर नए पेज में लिखा। जो क्रिटिकल थिंकिंग, अपने वर्ड्स को बताना कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे इस तारीख से इस तारीख तक की छुट्टी चाहिए, ये अपने ब्रेन से वर्क कराते थे। आज क्या हो गया, ब्रेन किस चीज में यूज होने लगा? टू गिव द कमांड। हेल्पफुल है, आई एम नॉट सेइंग कि वो हेल्पफुल नहीं है, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी ना खत्म करें, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेक पर्सन लाइफ इजियर बट नॉट द पार्ट ऑफ दैट। अपना हिस्सा मत बनाइए टेक्नोलॉजी को, आप उसको इस्तेमाल करिए कि आपकी लाइफ इजी गोइंग हो सके। लेकिन अगर आप उसका हिस्सा बन जाएंगे तो आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर हर एक चीज आप उसी से पूछोगे। और ये करंट सिनेरियो में चल रहा है। बच्चों से बोला जाता है प्रोजेक्ट बनाओ, दे आस्क फ्रॉम चैट जीटीपी, वो उसमें डालते हैं, वो निकाल के दे देता है और बच्चे उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ सबमिट कर देते हैं। और चैट जीटीपी गिव द ह्यूमन टाइप टेक्स्ट, वो कंप्यूटराइज नहीं देता है कि हम लोग को रीडिंग से पता चल जाए कि कंप्यूटर ने लिखा है, वो ह्यूमन टाइप टेक्स्ट देता है, ऐसा लगेगा कि किसी बच्चे ने लिखा है, लेकिन नॉलेज आपकी नहीं बढ़ी। ये शॉर्टकट हो गया आपके लिए, आप उसका इस्तेमाल करिए, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करने के लिए करिए। आप उससे इस टाइप के क्वेश्चन पूछिए जो आपको उसका आंसर नहीं मिल पा रहा। आप हर एक चीज पूछने लगेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। तो मेजर डिफरेंस यही है, ये चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर इनको ओवरटेक कर लिया गया, अगर इन चीजों ने आपके ऊपर ओवरटेक कर लिया तो वो बेकार। चीजें तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वो आपके कंट्रोल में रहती हैं। अगर आप किसी के कंट्रोल में आ गए तब आपका लाइफ का एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा। आप ऐसा माना जाएगा कि आप पिंजड़े में बंद हो गए, आपको दिखेगा नहीं वो पिंजड़ा, लेकिन आप बंद हो गए। और ये है भी, मॉर्निंग में सुबह उठ के फोन देखना कि नोटिफिकेशन कितने आए हैं, क्या क्या मैसेज किया, तो ये अब आपके रूटीन में आ गया है। पहले क्या था, पहले फोन रखा हुआ है, ठीक है, पहले आप अपने जो आपका डेली लाइफ का जो रूटीन है पहले वो फॉलो होता था। उठे, आपने धरती माँ के पैर छुए,
प्रेयर किया, फिर वॉशरूम गए, फ्रेशन अप हुए, फिर फोन छुआ। अब क्या हो रहा है, सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देगा कि ये देखें मैसेज कितने आए, किसने क्या क्या दिया, क्या नोटिफिकेशन। तो ये हम लोगों ने उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। हर एक चीज, आप खाना खाने जा रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं खाने की, आप खाने की भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, प्लस अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो ऐसा एक टाइम आएगा कि जब आप टेक ओवर हो जाएंगे इससे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं रिसर्च करता हूँ, इस पर तो देखता हूँ, पीपल आस्क देयर फीलिंग्स फ्रॉम चैट जीटीपी कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ। वो इतने अकेले हो गए हैं कि वो अपने घर वालों से वो चीज़ नहीं पूछ पा रहे हैं कि मुझे ऐसे फील हो रहा है। वो दे आर आस्किंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी है क्या, एक इंसान ही ने तो बनाई है, उसका भी एक लिमिट होगी। चैट जीडीपी की भी एक लिमिट ही होगी, क्योंकि वो एक इंसान ने बनाए, वो बियॉन्ड थिंकिंग तो नहीं सोच पाएगा। सोच पाएगा कि नहीं सोच पाएगा, नहीं सोच पाएगा, क्योंकि उसके भी सेट ऑफ कोड्स हैं। जैसे कोडिंग में क्या होता है, सेट ऑफ कोड्स होते हैं। जैसे एक रिमोट वाली कार है, अगर आप उसको कमांड आगे का देंगे तो आगे जाएगा, बैक का देंगे बैक का जाएगा। अगर उसको रोटेशन वाला कमांड नहीं है तो वो रोटेट नहीं करेगी गाड़ी। तो ऐसे चैट जीडीपी है, वो भी तो किसी इंसान ने बनाई, सेट ऑफ कोड्स हैं, उसका भी कोई ना कोई लिमिटेशन होगा। अगर आप बियॉन्ड द लिमिटेशन नहीं जा पा रहे हैं, बियॉन्ड द थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उसमें बंद हो चुके हैं और आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई रोबोटिक्स इज यूजफुल, यही मैं हम लोग स्टूडेंट्स को भी डिस्कस करते हैं। आप इनका इस्तेमाल करिए, इनसे नॉलेज लीजिए, इनका हिस्सा मत बनिए। अगर आप जिस दिन इनका हिस्सा बन जाएंगे, ये आपको खत्म कर देंगे। खत्म इन द सेंस आपको यूजलेस कर देंगे, आलसी बना देंगे, लेजी कर देंगे, और वो धीरे धीरे आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग खत्म हो जाएगी, आप सोचना खत्म कर देंगे। जितने भी नए आविष्कार हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सोच की वजह से हुए, थिंकिंग। अगर यही चली जाएगी तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसको हिस्सा मत बनने दो, इसकी हेल्प लो, मोबाइल की हेल्प लो टू गेट नॉलेज, मोबाइल की हेल्प लो टू सीक नॉलेज, लेकिन उसका पार्ट बन जाओ। इंस्टा चलाओ, फेसबुक चलाओ, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी, दोनों चीज़ें। इसीलिए एआई और रोबोटिक्स इम्पॉर्टेंट है। कब तक इम्पॉर्टेंट है, अगर आप उसको नॉलेज बेस देख रहे हो, अगर उसके हिस्सा बनने के बेस देख रहे हो तो बेकार। और यही चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। नॉलेज में, रोबोटिक्स में कितना उसको पार्ट लेना है और कितना उसको सिखाना है, उसका हिस्सा नहीं बनाना है, उसे सिखाना है। जब वो आगे भविष्य में जाए तो वो एक रोबोट नहीं, एक अच्छे नए नए रोबोट भी बना सके, ना कि वो ऐसा रोबोट बना दे कि वो आगे अपने रोबोट बनाता रहे। अगर वो खुद रोबोट बनाने लगेगा तो फिर आपका क्या होगा, आपकी थिंकिंग तो खत्म हो जाएगी। तो इतना किसी को हावी नहीं होना है अपने ऊपर। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आपको इतना अंडर्स नहीं करना है अपनी लाइफ में कि वो अगर ना मिले तो आप परेशान हो जाओ। आप अपने रियल लाइफ में एग्जांपल देखो, आप एक दिन फोन मत छुओ, आपको पता चल जाएगा, आप परेशान हो गए, आपको अंदर से एंजाइटी होगी, मेरा फोन कहाँ है, तो कितने नोटिफिकेशंस आएंगे, आपका पूरा दिमाग उस पर ही रहेगा। इस पर नहीं रहेगा कि आज मैं फोन से अलग हूँ तो मैं अपने स्किल पे कोई काम करूँ, नहीं, फोन पे रहेगा, क्योंकि हम लोग उतना उसके साथ अटैच हो चुके हैं। उसके बिना काम नहीं चलता, इसको बोलते ना, काम नहीं चलता। आदमी सब चीजें भूल सकता है लेकिन फोन कभी नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, पूरी बॉडी उसी पे है। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में बैठा है, शायद वो अपना पर्स भूल जाए लेकिन फोन नहीं भूलेगा, क्योंकि उसका दूसरा हाथ हो ही जाएगा फोन पे, फोन कहाँ है, फोन उठा। तो ये चीजें हम लोगों को सीखनी है, हम लोगों को किसी का हिस्सा नहीं बनना, हम लोगों को चीजें सीखनी है, नॉलेज लेनी, तभी वो चीजें सही भी। अगर आप हिस्सा बना लोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा, खराब हो जाएगी, आपकी लाइफ के एक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे। Will AI and robotics take away our jobs? ले भी सकती हैं और नहीं भी ले सकती हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। एआई और रोबोटिक्स आपकी जॉब ले भी सकती हैं और नहीं भी ले सकती हैं। अगर एआई और रोबोटिक आपके ऊपर हावी हो गए तो आपकी जॉब चली जाएगी।
लेकिन आपने अपने क्रिटिकल थिंकिंग रखी, आपने ऐसे चैलेंजेस जो टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, आप उस चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, उस चीज़ों में कर रहे हो, तो आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आप लोगों ने बीच में सुना भी होगा कि दैट माइक्रोसॉफ्ट फायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय बिकॉज एआई आ गया। अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है तो उनके लिए फिर काम क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आप उस चीज़ के लिए रेडी रहिए कि आप जिस सेक्टर में जा रहे हो वो एआई आपसे अच्छा ना करता। एआई गाना गा सकता है, लिरिक्स लिख सकता है, इमोशन नहीं डाल सकता है। इमोशन कौन डालेगा? सिंगर ही डाल सकता है। एआई वीडियो बना सकता है, एडिट भी कर सकता है, लेकिन फिल्म नहीं बना सकता एआई। फिल्म एक डायरेक्टर ही बना सकता है। तो ह्यूमंस के जॉब नहीं जाएगी, लेकिन हाँ ह्यूमंस की जॉब चली जाएगी अगर वो पूरा उसी पे एड ऑन हो गए। अगर उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग खत्म कर दी अपनी, तो वो जॉब भी ओवर हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों की गई भी है, बहुत सारी कंपनी ने लोगों को फायर भी किया, इसी के लिए किया क्योंकि जो काम वो करते हैं वो एआई कर रहा है। क्योंकि वो उसमें स्टिक हो गए थे कि मुझे टाइपिंग आती है हिंदी की, तो मैं हिंदी की ही टाइपिंग सीखूं अकेले, मुझे इंग्लिश की टाइपिंग की जरूरत नहीं है। जब एआई आया उसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मराठी भी आती है लिखना, फ्रेंच भी लिखना आती है, जो लैंग्वेज में वो लिख लेता है, तो जॉब तो चली जाएगी। अगर आप समय के साथ ग्रो नहीं करोगे तो आपकी जॉब जाएगी। समय के साथ चेंज नहीं करेंगे, वो किसी भी फील्ड में हो। एजुकेशन फील्ड देख लीजिए, अगर एजुकेशन में आज हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड है, अगर आज भी हम लोग वही खड़िया और बोर्ड से पढ़ाते होते तो क्या हम compete कर पाते और बड़े स्कूलों से जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हैं वही सब है? नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे वो डाउनफॉल आता और एक समय आता कि स्कूल बंद हो जाता। तो आप अगर समय के साथ चेंज नहीं होंगे तो आप बिजनेस कर रहे हैं तो वो बंद हो जाएगा, आप जॉब कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी, और टेक ओवर टेक्नोलॉजी ही करेगी। ये फ्यूचर है और ये सत्य भी है। एआई और रोबोटिक्स आपकी जॉब ले लेगा अगर आप ग्रो नहीं करोगे समय के साथ। आप कमांड नहीं कर पाओगे, ले लेगा। कमांड कर पाओगे तो बचे रहोगे। 80% ऑफ एम्प्लॉय बचे हैं ना माइक्रोसॉफ्ट में, 20 तो हटाया, 80% क्यों बचे? क्योंकि दे जस्ट ग्रो देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी। चैट जीटीपी में प्रॉम्प्ट डालना, ये प्रॉम्प्ट एक नया वर्ड आया, आप लोगों को पता है प्रॉम्प्ट क्या होता है? क्या होता है प्रॉम्प्ट? किसी चीज को कमांड देना। आप जैसे बोलो कि बैठ जाओ, चैट जीटीपी को ऐसे कमांड दिया था, वो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है क्योंकि वो कोडिंग 0101 की है, तो वो प्रॉम्प्टिंग बोलते हैं उसको। अगर आप बेस्ट प्रॉम्प्टिंग लिख लेते हो आपको जॉब मिल सकती है इसकी। ये भी एक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी चल रहा है। हु कैन यूज बेस्ट चैट जीटीपी। तो अगर आप सोच लेते कि हाँ आगे मुझे क्या करना कमांड दे के, मैं तो वही लिखूंगा जैसे मुझे लिखना आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी चली आए हम देख लेंगे, तभी जॉब चली जाएगी। एआई और रोबोटिक्स की जॉब ले लेंगे, लेकिन अगर आप ग्रो करते रहोगे, समय के साथ चलते रहोगे, जैसे हमारे स्कूल में स्किल भी सिखाया जा रहा है, अगर आप स्किल पे भी वर्क करते रहोगे तो आपका जॉब सिक्योरिटी और ये सब चीज़ें आप लोग खुद इतना सोचने लगोगे कि आपकी जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि आपको बियॉन्ड द बॉक्स सोचने को हम लोग क्या करेंगे? अपॉर्चुनिटी देंगे। स्किल एजुकेशन में आपको ये सब चीज़ें मिलेगी, तभी तो आप सोच पाओगे। अगर हम भी सिर्फ आपको मेन आर्ट सब्जेक्ट ही पढ़ा के आपको पास कराएंगे तो आप उसी में अंडल्ज हो जाओगे। ना रोबोटिक्स कराएं, ना एआई लैब कराएं, ना 3D प्रिंटिंग कराएं, ना ड्रोन क्लासेस कराएं, ना एग्रीकल्चर कराएं, ना बिजनेस फाइनेंसिंग कराएं, ये सोच के कि ये सब तो आप लोग आगे पढ़ लोगे। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे तब तक कोई बच्चा पढ़ के गया होगा तो उसको जॉब मिलेगी, या जो आप आज करना स्टार्ट किए हो उसको जॉब मिलेगी। एक्सपीरियंस मैटर्स ना। अगर आपको ड्रोन चलाने का 5 साल का एक्सपीरियंस है और इनको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो जॉब किसको मिलेगी? 5 साल वाले को। तो यही स्किल है। अगर आपको किसी चीज़ की स्किल की जानकारी आज से है
और 12th पास आउट करोगे, ग्रेजुएशन पास आउट करोगे, तो आप कितना कुछ सीख चुके होगे उस समय तक, तो वो एक्सपीरियंस काउंट करेगा कि नहीं करेगा? तभी तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, एक माइन्यूट सा डिफरेंस है टू गेटिंग जॉब और टू फायर फ्रॉम द जॉब। सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर लोगे, आप बचे रहोगे, नहीं कर पाओगे वो टेक ओवर कर। तो आप लोग अपग्रेड करो समय के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और आने वाले टाइम को देखते हुए आप लोग को और ज़्यादा अपने आप को एडवांस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी के साथ आपको फाइट करनी है, क्योंकि है ना, आज मुझे अगर कोई स्पीच बोलनी है, मैं चैट जीपीटी में डालता हूँ, मिल जाता है। पहले लोग लिखते थे, उनके राइटर्स होते थे स्पीच लिखने के लिए, अब वो भी जॉब चली गई। तो धीरे धीरे जा रही है ना। क्यों जा रही है? क्योंकि उन्होंने ग्रो नहीं किया उस चीज़ में। अगर वो ग्रो करते तो जॉब बचती। टेक्नोलॉजी हेल्पफुल तो हो गई कि वो स्पीच मुझे जो एक दिन में मिलती थी वो मुझे 1 मिनट में मिल रही है, लेकिन उससे किसी व्यक्ति की जॉब तो गई, अनएम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और अपने देश में इतने सारी पॉपुलेशन है, अगर इतने सारे लोगों को अगर हाथ में काम नहीं होगा तो व्हाट दे विल डू, व्हाट दे विल ईट? ये क्वेश्चन मार्क है हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए। उन्हें इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, आपके पेरेंट्स को बताना चाहिए ये सब चीज़ें, कि आगे भविष्य में ऐसी चीज़ें आएंगी तो आप उस चीज़ों के लिए रेडी रहिए। आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि स्कूल आपको स्किल करा रहा है, स्कूल आपको, जैसे ब्रॉडकास्ट हुआ तो आपकी एक स्किल डेवलप हो रही है। इन सब चीज़ों को कंटिन्यू रखो। जब 12th पास आउट करेंगे तो आपको क्लियर होगा, जब मुझे वो चीज़ करना अच्छा लगता है, चलो मैं अपना चैनल बना लेती हूँ। तो ये एक आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी, और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी उस समय पे एक ब्रॉडकास्ट सेटअप करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने क्लास 7th और 6th में ब्रॉडकास्ट कंडक्ट करा है, आपको पता है लाइट लगनी है, कैमरा लगने हैं, माइक्स लगना है, आपको सब सेटअप पता हो। तो जो टाइम आपका वहाँ बचा तो आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे। तो यही है स्किल। अगर ये स्कूल आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ओरई में अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरा स्कूल दे रहा है, तो आप इन सबको ग्रैब करो और आगे अचीव करो चीज़, है ना? ये चीज़ क्लियर रखिएगा। सर, इस पॉडकास्ट के लास्ट में क्या आप मुझे और मेरे जैसे पढ़ रहे बच्चों को कोई एडवाइस देना चाहेंगे? मेरी एडवाइस मेरे स्टूडेंट्स के लिए यही रहेगी कि वो मार्क्स, डिग्री, इन सब के पीछे ना भागें, वो नॉलेज गेन करें। ये एक ऐसा गोल्डन पीरियड है उन बच्चों के लिए जो क्लास 1 से लेके 8 तक पढ़ते हैं। वो उनके लिए इतना गोल्डन पीरियड है कि वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, सिंगिंग भी कर सकते हैं, जो भी उन्हें जिस फील्ड में उनको जाना है वो सब चीज़ें कर सकते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी ये स्कूल दे रहा है उन बच्चों को, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों का होना चाहिए। मैं 9th 10th 11th 12th के बच्चों से नहीं कहूँगा कि आप डांस करो, क्योंकि वो उनका पढ़ने का समय है, वो उनका पीरियड 4 साल ऐसा है कि उन्हें उसमें पढ़ना है टू अचीव समथिंग। लेकिन मैं क्लास 1 से 8 तक के बच्चों से कहूँगा कि वो पढ़ें भी, डांस भी करें, स्पोर्ट्स भी खेलें, सिंगिंग भी करें, स्किल भी सीखें, क्योंकि ये एक गोल्डन पीरियड है उनके लिए। क्योंकि यही एक एज है जहाँ वो सब तरीके से चीज़ें सीख सकते हैं, और चीज़ तभी सीखी जा सकती है जब उस चीज़ में ऑनेस्टी हो और डिसिप्लिन हो, मोटिवेशन ना हो। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा अपोजिशन रहता हूँ। मोटिवेशन से किया गया काम कुछ समय के लिए होता है, डिसिप्लिन से किया गया काम उम्र भर के लिए होता है, लाइफ टाइम के लिए। अगर आप मोटिवेटेड होते पढ़ रहे हो तो शायद आप FA1 या हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप कर जाओगे, लेकिन फिर आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप डिसिप्लिन होके पढ़ रहे हो तो आपकी क्लास बढ़ती जाएंगी और आप अपना रैंक को सिक्योर करे रहोगे जिस रैंक में आप क्लास 1 से थे। तो जब बच्चे ऑनेस्टी के साथ नॉलेज को गेन करेंगे
ऑनेस्टी के साथ, डिसिप्लिन के साथ कोई भी चीज़ करेंगे वो आराम से चीज़ अचीव कर पाएंगे। और क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यही है कि उन्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं कि जहाँ थिंकिंग ये नहीं है कि एक आउटलाइन बना दी कि उसी के अंदर आपको रहना है, आप बियॉन्ड थिंकिंग भी जा सकते हो। आप मैनेजमेंट को बताओ कि सर ये चीज़ हमारे स्कूल में क्यों नहीं हो सकती है, मैनेजमेंट लेके आएगा। आप मुझे बताइए कि सर हमारे यहाँ ये चीज़ भी होनी चाहिए क्योंकि मैंने ये चीज़ लखनऊ के स्कूल में देखा है, कि कानपुर के स्कूल में देखा है, कि मैंने कोई XYZ कहीं स्कूल में देखा है। आप ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आइए, आप ऐसी क्लास लेकर आइए। इससे क्या होगा कि आप भी अपने स्कूल को ग्रो करा रहे हो और आप अपने स्किल को भी ग्रो करा रहे हो। स्कूल तो वर्क करेगा, स्कूल नई नई चीज़ें लेकर आएगा। इस साल आपके लिए रोबोटिक्स लेकर आया, 3D प्रिंटर लेकर आया, अगली साल आपके लिए VR लेकर आएगा, VR लैब्स लगेंगी। तो स्कूल तो कर रहा है, आप स्कूल से और क्या क्या चाहते हो, आपका फीडबैक क्या है स्कूल को लेके, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल को ही है। आप हमारे फीडबैक हैं, आप हमारी अचीवमेंट हैं। अगर आप कल के दिन कोई अच्छे पोस्ट पे पहुंचते हैं या कोई एक अच्छा काम करते हैं तो आपकी थिंकिंग तो स्कूल से जुड़ी होगी। जो हम लोगों ने आपको सिखाया, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, आप वही काम समाज में भी करेंगे उसी तरीके से, क्योंकि आप एक फर्स्ट क्लास से 8 क्लास तक वो सीख गए हो, वो आपके हैबिट में आ गया। ऑनेस्टी आपके हैबिट में आ जाए तो आपको लगता है कि कितना अच्छे से काम होगा सोसाइटी में। अगर ऑनेस्टी आपके हैबिट में हो तो होगा। तो ये सब चीज़ें एक मैसेज है मेरे सभी फर्स्ट से 8 तक के बच्चों के लिए कि वो एक्सप्लोर करें अपने आप को, वो निकालें कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, क्या हिडन टैलेंट है। सबका टैलेंट सेम नहीं हो सकता, उनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, वो उस चीज़ को निखारें, वो बताएं। स्कूल निकालेगा, टीचर्स निकालेंगे। इतने सपोर्टिव टीचर्स हैं आपके पास, इतना सपोर्टिव स्कूल है आपके पास, आपके पास इतना गोल्डन टाइम है कि आप अपने स्किल पे, अपने एजुकेशन पे, अपने नॉलेज पे वर्क कर सको। और जो भी चीज़ें हैं आप शेयर कर सकते हो। अगर इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको ये स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो आप सभी बच्चे जो भी हैं जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे या जो आप लोग भी हैं, सिर्फ एक यही प्रॉमिस रहो या यही प्रॉमिस आप लोग करो कि लाइफ में कुछ भी अचीव करो, अपने रूट्स कभी मत भूलो कि आप कहाँ से गए हो। अगर व्यक्ति रूट्स भूल जाता है ना तो फिर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं गलती करेगा और वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। अगर आपको पता है कि मेरी फैमिली कहाँ से आई है, मेरी फैमिली ने कितनी मेहनत की मुझे पढ़ाने के लिए, आपने कितनी मेहनत करी उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो आप कभी भी कोई चीज़ बिगाड़ोगे नहीं। आप ना अपना करियर बिगाड़ोगे, ना अपने कभी लाइफ बिगाड़ोगे, ना कभी अपना मनी बिगाड़ोगे। अगर आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता है कि वो कहाँ से आ रही है। हम लोग का मेन मोटिव यही रहता है स्कूल में कि बच्चों को बताना इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। ये सब चीज़ें क्या है, ये बच्चों की लाइफ बना दे। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सोसाइटी को एक क्या दे रहे हैं, एक बेहतर नागरिक दे रहे हैं। वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स, हम लोग फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों का। कल कैसा होगा भारत का, वो आज हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे, तभी तो कल कैसा होगा, तभी तो अचीव कर पाएंगे। तो स्कूल एज अ स्कूल, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है कि हम इस देश को अच्छे नागरिक दे सकें, ईमानदार नागरिक दे सकें, डिसिप्लिन नागरिक दे सकें, जो देश को आगे ले जा सके। तो एज अ स्कूल हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है, एज अ स्टूडेंट आप लोगों की ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो स्कूल कर रहा है आप उसमें फोकस रहें, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं आप अच्छी तरीके से अचीव करें और अपनी लाइफ को सिक्योर करें और चीज़ें सीखते रहें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 80 इयर्स के हो जाएंगे तो भी आपको कोई ना कोई चीज़ सीखने को मिलेगी, और जब आप अभी इस एज में तो भी आपको सीखने को मिलेगी। और बी हम्बल, आपको अपने एजुकेशन पे, अपने नॉलेज पे घमंड नहीं होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। आप इसको अपने लाइफ में ऐड ऑन करिए, डिसिप्लिन को सबसे पहले लेकर आइए
और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी चीज़ें हैं। आप क्लास 8 तक अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप देखो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये चीज़ अच्छी लगती है। मैं अपना बताऊँ, मैं जब इस स्कूल में पढ़ता था तो क्लास 6 और 7 का जो एनुअल फंक्शन था उसके गाने मिक्स मैंने किए। उस समय फ्यूज़न वर्ड आता था कि बहुत सारे गानों को जोड़ो तो उसको फ्यूज़न कहते थे। तो मैंने सॉफ्टवेयर चलाना सीखा, एक गाने को कैसे जोड़ते हैं दूसरे गाने से वो सीखा। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली ना मुझे स्कूल से कि मैं गाने बना सकता हूँ। फिर मैंने अपने ये चीज़ कॉलेज में किया। कॉलेज में किसी स्टूडेंट को नहीं आता था फ्यूज़न बनाना, सिर्फ अकेला मैं स्टूडेंट था। क्यों? क्योंकि मैंने स्कूल में सीखा था। तो लाइफ में आगे आप अपने आप को अलग भी दिखा सकते हो। कैसे? जब आप अपने स्किल को वर्क करोगे। और स्किल कहाँ से मिलेगी? स्कूल से मिलेगी। तो जब आपको ये सब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इसको ग्रैब करो अपने आप को और ग्रो करो। तो यही मेरा मैसेज है मेरे स्टूडेंट्स को, और अकेले मेरे स्टूडेंट्स को भी नहीं, जो भी इस पॉडकास्ट को देखें, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि जो चीज़ मैंने बताई एक आइडियल स्टूडेंट की है। अगर वो डिसिप्लिन्ड है, भी हम्बल है और वो अपनी नॉलेज पे वर्क कर रहा है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। टाइम मिलेगा, टाइम ले सकता है, शायद 1 साल में ना अचीव कर पाए, 2 साल में, लेकिन वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अचीव करेगा और वो चेंज भी करेगा अचीवमेंट के बाद। तो ये चीज़ें हैं और ये ही मैसेज है जीवन ज्योति चंद्रकोल एकेडमी की तरफ से सभी बच्चों को। और आप लोगों का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर रहे, ये हमेशा ब्लेसिंग रहती है। स्कूल्स की मैनेजमेंट हमेशा आप लोगों के लिए सोचता है, आप लोगों के लिए चीज़ें करता है, आप लोगों को लेके डिसीजंस लेता है। आप लोगों का भी यही रहे कि जब भी आप लोग कभी भी पहुँचे, मेरा तो रहता है कि 2008 से हमारा ये स्कूल है, 15-16 साल हो गए। मेरे पास बहुत सारे पुराने बच्चों के कॉल आते हैं जो मेरे कॉलीग्स हैं, वो इस समय मर्चेंट नेवी में है, कोई पीसीएस अधिकारी बन गया है। अच्छा लगता है, मेरी मदर को बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, ये ऐसे बच्चे हैं जो पहले रोते थे और ये वो मुझसे बोलते हैं कि ये बच्चे तो रोते थे पहले, आज वो पीसीएस बन गए हैं। तो ये उनको एक जो खुशी मिलती है ना कि वो इस चीज़ को अचीव करा है और उन्होंने ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक बच्चे को अचीव करा है। बच्चा भी कभी नहीं बोलता, वो भी आज कभी भी मेरी मदर से मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, वो आगे पैर छूते हैं, जय हिंद बोलते हैं और रिमेम्बर करते हैं कि आपने मैडम मुझे इतना सपोर्ट किया तब मैं जाके वो चीज़ अचीव कर पाया। तो ये सब एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जब आप कोई चीज़ अचीव करते हो, किसने उसकी मदद करी वहां तक पहुंचने के लिए, उनको कभी भी थैंकफुल रहना चाहिए। कभी कभी भी मौका मिले उनकी आप मदद करो, उनको थैंकफुल कहो। अगर आज आप जहां पहुंच जाओ, जितने लोगों की मेहनत, आपके पेरेंट्स की, आपके टीचर्स की, आपके स्कूल की, उनके पास आप आओ, जब आप अचीव कर लो कोई चीज़, अपने पुराने स्कूल विजिट करो, उन्हें बताओ कि मैंने मैम ये अचीव कर लिया, मैंने सर ये अचीव कर लिया और थैंकफुल फॉर यू कि आपने मुझे ये चीज़ अचीव कर। ये मोटिवेशन रहता है, ये लगता है कि हाँ ये संस्कार स्कूल ने आप लोगों को दिया, और ये एक कल्चर डिपेंड होता है। और यही कल्चर जब आप अपने काम में करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि वो हमने सिखाया है आपको। तो यही है, यही एजुकेशन सिस्टम है और ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम इंडिया में होना चाहिए हर एक स्कूल में। ये थिंकिंग से स्कूल अगर आप चलाएंगे, अगर ये थिंकिंग से स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे कभी जॉबलेस रह नहीं सकते। अगर आप इस थिंकिंग से स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने टीचर्स को याद करता हूँ, मैं उनसे मिलता भी हूँ जो मुझे पढ़ाए। मुझे एक एक टीचर्स के नाम याद है जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनसे मैं मिला, उन्होंने बताया ये सब चीज़ें, उनको भी बहुत अच्छा लगा। उनको उस चीज़ की खुशी है कि चलो एक बच्चे जो मेरे से पढ़े वो मेरे काम को रिकग्नाइज कर पाए, उन्हें उसी में खुशी मिल जाएगी। आप किसी टीचर से कभी मिलो, वो आपका नाम नहीं भूलेंगे, आप टीचर का नाम भूल जाते होंगे कभी कभार। अगर आपसे पूछा जाए आपकी नर्सरी की क्लास टीचर का क्या नाम था, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपके नर्सरी के टीचर से पूछा जाए आप उस बच्चे का नाम बताओ, वो याद रखते हैं। हर टीचर अपने बच्चे का नाम याद रखता है। आप लोग भी अपने टीचर्स का नाम याद रखो, क्योंकि उन आपकी लाइफ बनाने में उनका बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। उन्होंने इतनी मेहनत करी कि आपकी लाइफ बन सके। तो ये सब थैंकफुल, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना किसी भी प्रति। जब भी आप कोई अचीवमेंट कर लो, तभी मैंने ना रूट्स पे रहना, आपने जड़ों को हमेशा याद रखना कि कहाँ से उठ के गए हो। आप उरई से
दिल्ली में बैठो चाहे मुंबई में बैठो, लेकिन आपकी जड़ें हमेशा उड़ीसा से जुड़ी होनी चाहिए, उसका कल्चर हमेशा। आपको कभी भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं हिंदी बोलती हूँ मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता तो आप पीछे हो जाओ ना। आपको इंग्लिश बोलना आता है, वेल एंड गुड, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, क्योंकि हिंदी बोलना कोई लैक ऑफ नॉलेज को डिफाइन नहीं करता है, आपको कल्चर को डिफाइन करता है कि आप कल्चर को पहले रख रहे हैं। मुझे इंग्लिश बोलना आता है लेकिन मैं हिंदी में बात करूंगा, मैंने हिंदी में पॉडकास्ट किया, क्यों? क्योंकि मुझे शर्म नहीं आती हिंदी में बोलने। मुझे इंग्लिश आती है लेकिन वो इंग्लिश मेरी प्रोफेशनल लाइफ को डिफाइन नहीं करेगी। यही आप लोग भी सीखो, आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए लेकिन आप इंग्लिश को हिस्सा मत बनाना। आप गर्व से हिंदी बोलो, हम लोग क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं हम लोग, गर्व से हिंदू आप बोलिए कि हाँ मैं हिंदी में बात करूंगा, मुझे इंग्लिश भी आती है, आप इंग्लिश में भी बोलो लेकिन हिंदी में भी बोलो। जितना प्राउड फील इंग्लिश बोलने में लगता है उतनी प्राउड फील हिंदी बोलने में रखो, तब आप एक अच्छा नेशन बिल्ड कर पाओगे। तो यही मेरा मैसेज रहेगा मेरे स्कूल के बच्चों के लिए और भी बच्चों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। और थैंक यू कि आपने इतना समय आपने मेरा लिया मेरे इतने बिजी शेड्यूल से कि मैं इस पॉडकास्ट को शूट कर पाया, और आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत अचीव करें और भी चीज़ें सीखें और हमेशा ग्रो करते रहें। थैंक यू अनन्या एंड गौरी calling me for this podcast and we have a lovely journey। 30 से 40 मिनट शायद हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं और आप लोगों को वो चीज़ें भी समझ में आई। और बेस्ट विशेस फॉर योर लाइफ एंड थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir, for giving us your valuable time. We will keep on your promise and thoughts that you've given us today. So, thank you so much. Thank you for all these listeners. Meet you in the next episode.